नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और आज हम बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ अपना फोकस रखेंगे चाइना की ने जो अमूलचूल परिवर्तन किया है अपनी इकोनॉमी में। बाकी राजनीतिक स्ट्रक्चर और उनकी आइडियोलॉजी और जो पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका पूरा का पूरा आधिपत्य है। फाइनल डिसीजन वो ही लेते हैं, लेकिन भारत से क्या अलग है। चाइना कैसे 40 साल में पूरी विश्व की फैक्ट्री बन गया। कोई भी सामान जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कपड़े हों, और भी कोई चीज़ें हों, केमिकल्स हों, बेसिक केमिकल्स हो, इंटरमीडिएटरी हो, मशीनरी हो, कंपोनेंट हो, उन्होंने ऐसे कैसे शहर खड़े कर दिए गए हैं कि अगर हम सिर्फ भारत की कल्पना करें तो भारत में कोई इस तरह का अमूलचूल परिवर्तन हुआ नहीं है। तो आज जो हम 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में अटके पड़े हैं और चाइना 17 ट्रिलियन 18 ट्रिलियन के पास में पहुंच कैसे गया। लेकिन चाइना में तो 1978 से ही परिवर्तन शुरू हो गए थे। देंग ने किस तरह से अपने बाजार को खोल दिया था। बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आए, बाहर से फाइनेंस लेके आए, बाहर से मैनेजमेंट कंप्लीट लेके आए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप एक वहाँ पे उनकी सैलरी जितनी बढ़ गई थी, प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए ऊपर हो गई थी, तो वो अधिक उत्पादन करने के लिए उनको तो जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करनी थी। तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सैलरीज का था, जो कि यूरोप अमेरिका में बहुत ऊपर जा चुकी थी। तो पहले उसके बारे में विस्तार से कभी बात करेंगे कि भारत में इस तरह की भी प्रस्ताव आया था कि आप मैन्युफैक्चर अपना लगाओ, लेकिन हम तो कह रहे थे कि हम दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी को आने नहीं देंगे। और हम यानी कि चाइना जब समाजवाद यार कि वामपंथ के माओ का जो भी तंत्र था उसको पूरी तरह से झाड़ पोंक के फेंक रहा था, मतलब कि साम्यवादी और माओ की जो है वो मार्क्स की मान्यताएं हैं कि सब कुछ समाज के लिए होगा, इंडिविजुअल जो है वो क्या कहते हैं धन नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी, व्यापार करने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि व्यापार करने से सब गड़बड़ होता है, पूंजीपति देश को खा जाते हैं। तो ये अमूलचूल परिवर्तन हो गया और इस अमूलचूल परिवर्तन के चलते चीन बदल गया 18 साल में। 2018-20 तक तो उससे पहले ही करीब करीब वो पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन गया। हम पीछे रह गए, लेकिन सिर्फ हम पीछे रह गए तो उसमें मुख्य कारण ये रहा कि देखिए हमारे यहाँ बहुत झंझट है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा, एक तो हमारे यहाँ प्लानिंग 5 साल की होती है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। चाइना में 20-25 साल से कम की वो प्लानिंग नहीं करते हैं। और उन्होंने जिस तरह से फोकस्ड अपना डेवलपमेंट किया है कि चाहे उनके पास में सड़क का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन का नेटवर्क हो। यहाँ तो भारत में अगर नेटवर्क की बात की जाए तो पहली बुलेट ट्रेन चलने में दिक्कत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, पहले तो हम गरीबों को रोटी दे दें, फिर कहते हैं कि इतने सारे गरीबों को जो है ना वो सरकारी सहायता दी जा रही है, उससे उनका जीवन पालन हो रहा है, तो पहले तो वो देख लें। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं भारत में, चाइना में तो है नहीं, क्योंकि एक पार्टी अगर उनको चाहिए कि एक सीधी लाइन में अगर उनको सड़क बनानी है, रेलवे लाइन डालनी है और वो उनके लिए बेहतर है, तो उसको कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता। वहाँ कोई विरोधी पार्टियाँ नहीं है और पूरे सरकार भी जो भी आती है कम्युनिस्ट पार्टी उसको चुनती है। कोई भी चेयरमैन बनता है 10 साल के लिए बनता है। और हमारे तो देश ऐसा है कि जिसमें हर साल ही चुनाव होते हैं, तो ये हर साल चुनाव होना। और चीन ने जो सबसे बड़ा किया है कि अपने जितने भी पूरे आधारभूत जो उनके अनुष्ठान थे वामपंथियों के, समाजवादियों के, समाजवाद में कभी कभी फिर वो ऊपर से बोलते रहते हैं, यानी कि थैले लिफाफे पे लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में तो समाजवाद कुछ है नहीं। ये सिर्फ बोलचाल की बात है, सिर्फ नारेबाजी की बात है, जो कि उन्हें पसंद आता है। बहुत सारे लोग हैं उनकी ये कंपल्शन होगी, आवश्यकता होगी, मजबूरी होगी तो करते हैं। तो भारत में जब चीन अपने ये सब परिवर्तन कर रहा था 78 के बाद में, तो भारत में तो समाजवाद की पताका फैल रही थी। हम अपने यहाँ से समाजवादियों के शासन का शुरुआत हो रही थी। नए नए समाजवादी नेता जो है छात्र आंदोलन से निकल के आ रहे थे और जो है वो जेपी बाबू कह रहे थे कि समाजवाद आएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो भारत बदला नहीं, चीन बदल गया समाजवाद को छोड़ के। हाँ ठीक है, छापे के लिए उसने लिफाफे पे लिखा हुआ है, कभी कभी वो बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ है नहीं।
तो किस तरह से पूरी तरह से उन्होंने दुनिया भर से सीख के हमारे यहाँ एक तो उन्होंने सबसे जो बेहतरीन जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जो है शुरुआत ही अभी पिछले 10 सालों में हुई है। हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कितना नेगलेक्ट, तो ये सारी के सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें इन पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने अपनी जो पुरानी नीति थी वामपंथियों की उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, बस सिर्फ लिफाफे के लिए ऊपर लिफाफा समाजवाद वामपंथ का रख लिया। और इसलिए भारत के वामपंथी इस बात पर बड़ी मूछ मरोड़ते हैं कि हमारे चीन ने साम्यवादी नीतियों से कुछ नहीं किया, पूंजीवाद भी नहीं बल्कि घोर पूंजीवाद के जरिए ही उन्होंने कर पाया है। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर लिए हैं कि भारत से वो 5 गुने आगे निकल गए हैं जीडीपी के रेशो में, दूसरे भी और बहुत सारे रेशो में। हमने कहाँ किया है? हमने तो जातियों के कारण जो है ना वो पूरे हम बेस्ट को जो हमारे पास स्किल सेट है उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। दशकों से बल्कि 50 सालों से हमारे जो बेहतरीन स्किल सेट के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनके पास काम करने के नहीं है। यहाँ काम करने में बड़ी सारी दिक्कतें हैं। और उसमें समझो कि हमारे देश की इतनी बड़ी आज़ादी तो कोचिंग में लगी हुई है, जिसके अंदर 90% लोग अपना कोचिंग के अंदर समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन उसमें एक इंडस्ट्री बन गई है, वो लोग अब राजनीति को चलाते हैं। तो हमारा देश एक राजनीति प्रधान देश है, बल्कि यूँ कह दें कि हमारा देश एक प्रजातंत्र जो है ना वो प्रधान देश है। हमारा एक देश जो है ना वो झंझट प्रधान देश है। ये बात ठीक है कि पिछले 10 सालों में इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हुए हैं, लेकिन अभी भी कचरा बहुत सारा जमा हुआ है। यानी कि आज भी इस देश में समाजवाद की टुक्की पिट रही है, जबकि उनके पास में एक उदाहरण नहीं है कि किस तरह से किसी गरीब और मजलूम देश को समाजवाद ने बदल दिया। कोई उदाहरण उनके पास नहीं है। लेकिन हमारा एकेडमिया, हमारे पत्रकार, हमारे लेखक, हमारे कवि, हमारे पेंटर, हमारे फिल्म निर्देशक, हमारे ड्रामेबाज सारे के सारे उसी में लगे रहते हैं। तो एक ये मुख्य बात है कि चीन ने चारों तरफ पुरानी जो जंजीरें थी उसको छोड़ दिया। हम जंजीरों को आभूषण समझ रहे हैं। ये जो समाजवाद की जंजीर है सबसे बड़ी भी है, जिसने कि बहुत सारे देश के बड़े बड़े प्रदेशों में जैसे कि उत्तर प्रदेश में और यूपी में बड़े दिनों से जंगल राज रहा। तो उस जंगल राज के कारण आज उत्तर प्रदेश तो ये है कि तरीके उससे बाहर निकल गया, तरक्की कर रहा है। लेकिन बिहार में तो आज भी दुनिया भर के जो भारत की जो कारखाने हैं बल्कि खेत खलिहान हैं वो बिहार के मजदूरों से चल रहे हैं, क्योंकि समाजवादियों ने बिहार में कभी कोई जो है वो फैक्ट्रियां या कि व्यापार उद्योग धंधे की को लगने ही दिया, क्योंकि वहाँ चौथ वसूली का काम था। तो ये मुख्य बातें हैं कि उन्होंने अपनी कमजोरियों को ठीक कर लिया, आगे बढ़ गए। और दुनिया में 40 साल में तो यानी 40 साल में इतना कुछ हो सकता है, और हम 75 साल में उनसे आगे चल उनके आसपास ही 47 में वो 49 में हुए, और 90 के आसपास तक हमारी जीडीपी बराबर रहती थी, 60-70 में भी करीब करीब बराबर रहती थी। लेकिन उसके बाद में जब जैसे ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने जो छलांगें लगानी शुरू की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। हमारे पूरे के पूरे नेताओं का और हमारे ब्यूरोक्रेट का ऑफिसर का आधा काम तो जो है ना वो हर साल चुनाव लगाने में जा जाता है। ये एक कारण है, लेकिन दूसरा फोकस का भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी व्यापारियों को गाली दी जाती है। और चीन की सरकार दुनिया का सबसे बड़ी व्यापार समूह उसे माना जाता है, क्योंकि हमसे 5 गुनी 6 गुनी जो है वो जीडीपी के आसपास खड़े हैं। तो उससे पर कैपिटल जीडीपी की भी बात हो गई, उनके संसाधनों की बात भी हो गई, उनके हज़ारों किलोमीटर का जो है ना वो क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन का जो है ना ट्रैक है, नेटवर्क है, जिसमें कोई भी आदमी दूर से दूर जाकर बड़े आराम से आ सकता है। हमारे यहाँ पहला बुलेट ट्रेन रहा, उसी के अंदर झंझट पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये सब बातें हैं कि जिसके कारण भारत उस तरह से तरक्की नहीं, क्योंकि भारत ने अपने आप को जंजीरों में बांधा है। भारत के नेताओं ने, भारत के टेक्नीशियन ने, भारत के बुद्धिजीवियों ने, उन सब ने जंजीरों को आभूषण समझ रखा है। चीन ने वो जंजीरों उठा के फेंक दी और पूरा का पूरा अमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तो ये एक गंभीर विषय है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। चीन और भारत की जो इकोनॉमी है और उसमें किस तरह से परिवर्तन हुए ना 1960 के बाद 10-15 साल के अंतराल से हम जो है ना फैक्ट बेस्ड डेटा बेस्ड उसका आकलन करने की
प्रयास करेंगे। ये इसके अंदर एक पृष्ठभूमि के लिए है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि चीन के उदाहरण पे है कि किस तरह से एक देश महागरीब देश से एक पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन जाता है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। उसकी भूमिका में हमने एक छोटी सी बातचीत की है। हमें आशा है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।